हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ह्यूमैनिटीज विद अभिषेक मिश्रा चैनल। और आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है समकालीन वैश्विक राजनीति या समकालीन विश्व राजनीति में क्लास 2 करने वाले हैं। क्लास 1 हमने की थी और उसमें क्लास 2 में भी चैप्टर नंबर 2 आज हम करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है वो सत्ता के समकालीन केंद्र है, वो वाला आज चैप्टर करेंगे। और आज इसकी जो क्लास है वो क्लास 2 होने वाली है। क्लास 1 हमने किया था और क्लास 1 में हमने चैप्टर को समझा था कि उसमें कौन कौन से सिलेबस में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सो उसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर दिया था वो यूरोपीय संघ के बारे में हमने स्टार्ट किया था। सो आज हम देखेंगे कि और एंड प्रीवियस क्लास में मैंने यूरोपीय संघ क्या है उसके बारे में भी बताया था। यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना। सो इन सब के बारे में जानने के लिए आपको क्लास 1 देखना होगा। सो क्लास 1 में मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है कि यूरोपीय संघ की स्थापना की विकास प्रक्रिया क्या थी। और ये जो आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं, इसी फ्लो चार्ट को मैंने अच्छे से समझाया था। सो आप क्लास 1 देखेंगे, उसके बाद फ्लो चार्ट समझ में आपको ये आ जाएगा और उसके बाद हम उस फ्लोई चार्ट को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। सो आपका आंसर इस तरीके से होगा कि यूरोपीय संघ की विकास प्रक्रिया क्या है, ये यूरोपीय संघ एक आर्थिक संघ से राजनीतिक संघ के रूप में कैसे विकसित हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ये क्लास 2 देख रहे हैं इस चैप्टर नंबर 2 का, सो प्लीज आप चैप्टर क्लास 1 जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। सो क्लास ओके, सो द स्टेटमेंट इज कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने मार्शल योजना के माध्यम से पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन में मदद की। पुनर्गठन कह सकते हैं या पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए मदद की पेशकश की। और ये मदद की जो पेशकश थी, उस योजना का नाम था मार्शल योजना। एक्चुअली में 1948 में जो अमेरिका के जो विदेश मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो जॉर्ज मार्शल थे। और उन्होंने ये प्लान तैयार किया था कि हम पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को में कैसे सुधार लाएंगे, उनको कैसे दोबारा से रिवाइव करेंगे, पुनर्गठित करेंगे। उसके लिए उन्होंने ये योजना बनाई थी। इसी योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई, और जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते हैं, OEEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसकी स्थापना हुई। और इस संगठन के माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देश व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद करने लगे। फिर उसी के एक साल बाद 1949 में उन्होंने, यही पश्चिमी यूरोप के देशों ने आपस में राजनीतिक सहयोग को स्थापित करने के लिए एक नई संगठन बनाई जिसका नाम है यूरोपीय परिषद। सो 1949 में राजनीतिक सहयोग के लिए यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई। स्टूडेंट्स, आप धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि पश्चिमी यूरोप के देशों ने आपसी सहयोग की स्थापना आर्थिक रूप में की थी, आर्थिक सहयोग के रूप में की थी। और धीरे धीरे ये लोग राजनीतिक सहयोग की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है कि एक यूरोपीय संघ जो था वो आर्थिक संघ के रूप में स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे वो राजनीतिक संघ के रूप में विकसित हो जाता है। तो 1949 में राजनीतिक सहयोग के लिए यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई। वहीं पे अप्रैल 1951 में इनका सहयोग और बढ़ने लगा और पश्चिमी यूरोप के 6 देशों ने, और वो 6 देश कौन कौन से थे, फ्रांस, वेस्टर्न जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग, इन 6 देशों ने पेरिस में एक समझौता किया, संधि की। और इस संधि के माध्यम से यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। यह भी एक संगठन है, यूरोपीय कोयला, यूरोपियन कोल, इंग्लिश में हो जाता है यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। स्टूडेंट्स, इंग्लिश में यही याद करना, थोड़ा सा ये नाम इजी रहता है, आप इसको हिंदी में इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। हिंदी में थोड़ा सा यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय तो थोड़ा हैवी लग रहा है, लेकिन इंग्लिश में क्या, यूरोपीय कोल एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना की। इनका सहयोग फिर 1957 में और बढ़ता है। इन 6 देशों ने, अगेन इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि की। रोम इज द कैपिटल ऑफ द इटली। और रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था EEC। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये OEEC था और ये EEC है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। और एक और संगठन था जिसका नाम था यूरो एटम का मतलब यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय। सो 1957 में इन 6 देशों ने रोम की संधि के तहत यूरो एटम और यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट है MCQ पर्पस से, ये भी MCQ पर्पस से, और क्वेश्चन आ गया तो आप आंसर इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। फिर 1979 की बात है, उसमें यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। अगेन इन्हीं पश्चिमी यूरोप के देशों ने आपस में एक संगठन के रूप में यूरोपीय संसद की स्थापना कर ली थी और उसका पहला डायरेक्ट इलेक्शन 1979 में हुआ। 1985 में शेगेन की संधि होती है। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि शेगेन की संधि क्या है 1985 में, और यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। शेगेन की संधि इन्हीं पश्चिमी यूरोप के देशों ने आपस में
बॉर्डर वीजा फ्री मूवमेंट के लिए किया था कि इन देशों एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए कोई भी वीजा नहीं लगेगा। उसी के लिए इन्होंने एक संधि की थी जिसका नाम है शेगेन की संधि। और शेगेन की संधि के माध्यम से यूरोपीय समुदाय के देशों ने के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त हो गया। मतलब पश्चिमी यूरोप के देशों के बीच में अगर कोई भी देश हो, ब्राजील बेल्जियम है, नीदरलैंड है या ब्रिटेन है, या अब तो ब्रिटेन यूरोपीय संघ का पार्ट नहीं है, और फ्रांस है, जर्मनी है, इन देशों में आपस में अगर आप जाना है, फ्रांस से जर्मनी जाना है, तो आपको कोई भी नया वीजा लेने की जरूरत नहीं है। आप एक ही वीजा पर, या आप फ्रांस के लोग काम करने के लिए अलग अलग अपने यूरोपीय संघ के या समुदाय के देशों में जा सकते हो, तो वीजा की जरूरत नहीं है। सो सीमा नियंत्रण समाप्त हो गया। फैब 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना के लिए यूरोपीय संघ अब एक संगठन के रूप में जिसका नाम पड़ा यूरोपीय संघ, उसकी स्थापना हो जाती है maastricht की संधि। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि यूरोपीय संघ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के रूप में जो यूरोपीय संघ की स्थापना होती है वो कौन से संधि से होती है? maastricht की संधि के तहत हस्ताक्षर होते हैं, संधि पे समझौता होता है, और इसी संधि के तहत यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में हो जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि maastricht की संधि फैब 1992 में होती है, लेकिन वास्तव में यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में 1993 में होती है। और यही 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसी फॉर्मेट में आपको आंसर करना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अदरवाइज आप अपने हैंड रिटन नोट्स में आप इसको लिख सकते हैं, और चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं इसका पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये टॉपिक है, ये ऑलरेडी मैंने समझा दिया था। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि क्लास 1 में मैंने ये फ्लो चार्ट समझाया था, और इसी फ्लो चार्ट को मैंने कन्वर्ट कर दिया इन द स्टेटमेंट में। और आपको भी अपने आंसर में जो सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है, इस बार के प्री बोर्ड का क्वेश्चन है ये, सो आप देख सकते हैं। सो ऐसे ही आंसर आपको अपने बोर्ड में भी लिखना होगा। अतः उपरोक्त संदर्भ में कहा गया है कि समय के साथ यूरोपीय संघ एक आर्थिक संघ से राजनीतिक संघ के रूप में विकसित हो गया। उपरोक्त संदर्भ का मतलब है ये स्टेटमेंट जो मैंने बताया, इसी संदर्भ में या इन्हीं तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि समय के साथ यूरोपीय संघ एक आर्थिक संघ से या आर्थिक संगठन से राजनीतिक संगठन के रूप में विकसित हुआ। ये हो गया। उसके अलावा आपको 4 मार्क्स में क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ से रिलेटेड, कि यूरोपीय संघ की स्थापना का उद्देश्य या उसकी विशेषताएं क्या है। बेसिकली अगर मैं शॉर्ट बोलूं, यूरोपीय संघ की स्थापना का उद्देश्य ही उसकी विशेषताएं हैं। आप पॉइंट समझे? पॉइंट का मतलब ये यहाँ पे ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि यूरोपीय संघ की विशेषता और उद्देश्य दोनों लगभग समान है, क्योंकि जो उसका उद्देश्य है वो यूरोपीय संघ की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर बन जाता है। तो उद्देश्य और विशेषताएं दोनों समान होने वाली हैं, दोनों का आंसर भी समान होगा। तो जरा हम देख लेते हैं कि यूरोपीय संघ की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। दोनों का आंसर सेम होगा। 4 मार्क्स में आएगा। 8 पॉइंट्स हैं, चारों में से कोई भी आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। 8 में से अगर 4 मार्क्स में आता है तो आप कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हैं आउट ऑफ 8 पॉइंट्स, और अगर 6 मार्क्स में आता है तो आप सारे पॉइंट्स उसको लिख देंगे। सो सबसे पहली जो विशेषता है यूरोपीय संघ दुनिया का एकमात्र एक ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जिसमें सभी सदस्य देशों का एक झंडा, एक राष्ट्रगान, एक नेशनल एंथम है, एक राष्ट्रगान है, एक मुद्रा है, एक समान मुद्रा है जिसका नाम है यूरो। मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जिसकी अपनी करेंसी हो, सिवाय यूरोपीय संघ को छोड़कर। एक समान मुद्रा है जिसका नाम यूरो है, एक राष्ट्रगान है, एक झंडा है, उसके अलावा एक पार्लियामेंट है, एक संसद है। दुनिया का कोई भी ऐसा दूसरा क्षेत्रीय संगठन आपको देखने को नहीं मिलेगा उसका एग्जाम्पल कि जिसमें उस संगठन का अपना एक संसद हो, किसी का नहीं, सिर्फ यूरोपीय संघ को छोड़ के। तो यही सारी विशेषताएं जो यूरोपीय संघ की क्या विशेषता भी बन जाती है और उसका उद्देश्य भी बन जाता है। विशेषताएं ज़्यादा हैं। इसके तौर पे मैं कह सकता हूं कि इसका एक और उद्देश्य या विशेषता में हम कर सकते हैं कि यूरोपीय संघ के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, 27 मेंबर्स हैं, सबकी जो सुरक्षा नीति और विदेश नीति है वो एक जैसी, एक समान होती है। मतलब बेसिकली ये देश जब भी अपने देश की सुरक्षा और विदेश नीति बनाते हैं तो सबकी सुरक्षा और विदेश नीति लगभग एक जैसी मिलती जुलती होती है। मतलब अगर एक देश अमेरिका, यूरोपीय संघ का कोई भी एक देश अगर अमेरिका के साथ उसके अच्छे रिलेशन है, तो मोटा मोटी सभी बाकी जो 26 बचे उनका भी अमेरिका के साथ मोटा मोटी अच्छा रिलेशन होगा। तो एज अ यूरोपियन यूनियन एज एन संगठन के रूप में यूरोपियन यूनियन का जो रिलेशन है ये यूएसए के साथ अच्छा है। क्योंकि सभी देशों का एक जैसा सुरक्षा विदेश नीति, वो एक, अगर मान लो फॉर एग्जांपल फ्रांस अगर किसी देश को पसंद नहीं करता या उसकी नीति उस देश के अगेंस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर ईरान का ले लेते हैं कि अगर यूरोपीय संघ का एक देश ईरान से उसके अच्छे रिलेशन नहीं है, तो
ये माना जा सकता है या आप ये गेस कर सकते हैं कि बाकी जो भी 26 बचे उनका भी ईरान के साथ कुछ खास रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि सभी देशों की, सदस्य देशों की जो सुरक्षा और विदेश नीति होती है वो समान होती है, और यही यूरोपीय संघ को एक एक्सेप्शनल या मैं कह सकता हूँ कि दुनिया का एक असाधारण, एक विशेष क्षेत्रीय संगठन बनाता है। तो जरा हम इसको समझ लेते हैं कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच एक सामान्य विदेश नीति अपनाना, एक समान होगा, यहाँ पे सामान्य नहीं होगा, एक समान विदेश नीति। एक समान विदेश नीति का मतलब एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी है, और ये उसकी विशेषता भी है यूरोपीय संघ की। सदस्य देशों के बीच एक समान सुरक्षा नीति है। सुरक्षा नीति मैंने अभी बताया कि अगर फ्रांस ईरान को पसंद नहीं कर रहा है, या फ्रांस और ईरान के संबंध अच्छे नहीं है, तो मान के चलिएगा कि यूरोपीय संघ के बाकी सदस्य देशों का भी ईरान के साथ कुछ खास रिलेशन नहीं होगा। सुरक्षा, अगर एक देश यूरोपीय संघ के किसी एक देश के लिए खतरा है, तो मान के चलते हैं मोटा मोटी वो पूरे यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश के लिए खतरा है। ठीक है, सो सभी यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश होती हैं उनकी सुरक्षा नीति एक जैसी होती है। एक समान मुद्रा यूरो है उनकी, एक मतलब यूरोपीय संघ की अपनी एक कॉमन करेंसी है, और उस करेंसी का नाम यूरो है ना, यूरो। उसके अलावा आंतरिक सीमाओं के बिना वीजा मुक्त आवाजाही है। तो सब सदस्य देश एक दूसरे के सदस्य देशों के लोग जो हैं एक दूसरे के देशों में, बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड, इन सब के देशों के लोग एक दूसरे के देशों में इजीली विदाउट वीजा या बॉर्डर कंट्रोल के आसानी से आ जा सकते हैं। ये भी विशेषता है। सदस्य देश एक दूसरे देशों को वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देते हैं, तो ये भी एक उनका उद्देश्य और विशेषता है। साथ में अन्य विशेषता या उद्देश्य क्या है कि यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग के संगठन से राजनीतिक सहयोग संगठन के रूप में विकसित हुआ, इसलिए यूरोपीय संघ दुनिया का सबसे सफल क्षेत्रीय संगठन है। ये भी एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यूरोपीय संघ स्वयं को एक राष्ट्र राज्य के रूप में विकसित कर लिया है। स्वयं को एक राष्ट्र राज्य का मतलब होता है कि आप यूरोपीय संघ को देख रहे होंगे, यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा है, एक राष्ट्रगान है, अपनी एक कॉमन करेंसी है, अपना एक पार्लियामेंट है। ये सारे जो फीचर है ना, वो किसी एक कंट्री के होते हैं, ना कि किसी एक संगठन के। ये सारे जो फीचर होते हैं वो किसी एक देश का होता है। जैसे हमारा देश है, हमारे देश का एक झंडा है, राष्ट्रगान है, एक करेंसी है, रुपी है, एक पार्लियामेंट है। ये सारे फीचर जो किसी एक देश का होता है, किसी एक क्षेत्रीय संगठन का नहीं होता। लेकिन यूरोपीय संघ दुनिया में एक ऐसा एक्सेप्शन वाला, एक मतलब अनएक्सपेक्टेड संगठन है, जिसका किसी देश की जो फीचर होते हैं, एक झंडा, एक राष्ट्रगान, एक मुद्रा, एक संसद, वो विशेषता है उसकी। मतलब आप देश में देखेंगे कि हर एक देश का अपना झंडा होता है, अपना राष्ट्रगान होता है, अपना मुद्रा होता है, अपना संसद होता है, किसी क्षेत्रीय संगठन का नहीं होता। लेकिन यूरोपीय संघ में इस प्रकार की विशेषता है, जो विशेषता किसी एक पर्टिकुलर देश की होती है। तो इसलिए इस पॉइंट में कहा जाता है कि यूरोपीय संघ ने स्वयं को एक राष्ट्र राज्य के रूप में विकसित किया। एक राष्ट्र राज्य का मतलब एक अपने आप में देश के रूप में है वो। हालांकि वो देश नहीं है, यूरोपीय संघ एक संगठन है जिसमें 27 देश हैं, लेकिन ये काम ऐसे करता है, इसकी विशेषता इतनी अच्छी है कि इसने खुद को एक देश के रूप में विकसित कर लिया, और इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक राष्ट्र राज्य के रूप में विकसित कर लिया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। उसके बाद यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसका अपना एक झंडा है, अपना एक राष्ट्रगान है, उसका अपना स्थापना दिवस है, अपनी एक मुद्रा है, और उसकी मुद्रा का नाम यूरो है, जो यूरोपियन यूनियन को एक अद्वितीय क्षेत्रीय संगठन, अद्वितीय का मतलब होता है असाधारण, अनएक्सपेक्टेड, एक्सेप्शनल, है ना, एक सबसे सफल क्षेत्रीय संगठन बनाता है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के अन्य सदस्य देश के साथ यूरोपियन यूनियन के अन्य देशों के साथ विदेशी संबंध सुरक्षा नीति भी समान होती है। मतलब यूरोपीय, मैंने अभी एग्जांपल बताया कि अगर यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य देश जो फ्रांस है, अगर वो ईरान उसके लिए खतरा है, तो मान के चलिए कि बाकी जो 26 बचेंगे उनकी भी सुरक्षा नीति ईरान के अगेंस्ट वैसी ही होगी जैसे फ्रांस की होगी, और फ्रांस का जैसा रिलेशन ईरान के साथ है, मान के चलिए कि मोटा मोटी बाकी जितने भी सदस्य देश होंगे उनकी भी विदेश नीति ईरान को लेकर सेम ही होगी, तो सबकी समान रहती है। यूरोपीय संघ के झंडे में 12 स्वर्ण सितारे हैं, गोल्ड स्टार्स हैं, 12 गोल्ड स्टार्स हैं। आप देख सकते हैं 12 काउंट करेंगे तो 12 हैं, और 12 गोल्ड स्टार्स का एक चक्र है, 12 गोल्ड स्टार्स का एक चक्र है, जो यूरोपीय पूर्णता, समावेशिता, एकता और भाईचारे का प्रतीक है। तो इस रूप में आप देख सकते हैं कि ये जो गोल्ड स्टार है, ये सिंबलाइज्ड करते हैं, ये एक सिंबल है, ये एक मैसेज दे रहे हैं, ये 12 गोल्ड स्टार। और ये क्या मैसेज दे रहे हैं? ये मैसेज है कि ये स्टार्स मैसेज है यूरोपीय पूर्णता का। पूर्णता का मतलब कंप्लीटनेस, कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, वी आर वन, हम एक हैं।
यूरोपीय पूर्णता का संदेश देते हैं। बेसिकली ये जो वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ना इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, जो चित्र दे देते हैं फ्लैग का और वहाँ पे 2-4 क्वेश्चन बना देते हैं, तो यहाँ पे उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालाँकि क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। आप यहाँ पे भी इसको ऐसे ही मतलब लिखेंगे, बट ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट वहाँ पे है क्योंकि ये फ्लैग दे देंगे और आपसे 2-4 क्वेश्चन इस पे पूछ लेंगे और पूछ लेंगे कि ये क्या मैसेज दे रहा है, ये जो स्टार है, ये स्टार जो है वो किसका सिंबल है, तो किसका मैसेज, क्या मैसेज दे रहा है, किस चीज़ का सिंबल है। तो ये जो स्टार्स हैं, यूरोपीय पूर्णता, यूरोपियन कंप्लीटनेस की, जो भी जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, 27 मेंबर कंट्रीज हैं, वी आर वन, हम एक हैं। समावेशिता, और उसी में एक है, एकता, इस सब का मैसेज देता है। पूर्णता का मैसेज देता है। समावेशिता, समावेशिता का मतलब होता है कि हम सभी की जो नीतियां होंगी वो एक जैसी होंगी, हम जो भी डेवलपमेंट की पॉलिसीज बनाएंगे वो एक जैसा बनाएंगे। प्लस एकता, एकता ऑलरेडी क्योंकि सब साथ में कंप्लीट है, पूर्ण है, समावेशिता है, एकता का मैसेज देता है। और भाईचारे का प्रतीक है। भाईचारे का मतलब ब्रदरहुड, भाईचारे की, हम सब भाईचारे की भावना के साथ रह के एक दूसरे को सहयोग करेंगे और एक दूसरे का विकास करेंगे। ये फ्लैग इसका सिंबल रिप्रेजेंट करता है यूरोपियन यूनियन का। सो दैट्स हाउ ये यूरोपीय संघ की उद्देश्य और विशेषताओं को हमने, ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया। और ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे टॉपिक्स एमसीक्यू 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में आ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको प्रिपेयर रहना होगा इन सब क्वेश्चंस के लिए। बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। और स्टूडेंट्स, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस नहीं कॉन्सेप्ट्स हैं, और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेस पे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, और यही मैंने इस नोट्स में किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है कि वह कौन से कारक हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं एक बात और आपसे डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि चैप्टर का नाम है सत्ता के केंद्र। दुनिया में सत्ता के केंद्र कौन है? सत्ता का मतलब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्लास 1 में समझाया था कि यहाँ पे सत्ता का मतलब पावर है, शक्ति। कि दुनिया में, दुनिया की राजनीति में कौन कौन से ऐसे देश हैं या संगठन है जिसके पास शक्ति है और जो दुनिया की राजनीति को क्या कर सकते हैं, प्रभावित करते हैं, दुनिया की राजनीति में अपना आधिपत्य, अपना वर्चस्व जमा के रखते हैं। तो भाई, किसी भी देश या संगठन के पास शक्ति होगी तभी वो दुनिया की राजनीति में प्रभावित कर पाएगा। तो यहीं से एक अगला क्वेश्चन उठ जाता है कि ऐसे कौन से कारक होते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो दुनिया के किसी भी देश या संगठन को शक्तिशाली बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आपका ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे कौन से कारक हैं जो यूरोपीय संघ को वैश्विक राजनीति में सत्ता का समकालीन केंद्र के रूप में स्थापित करते हैं। सत्ता का मतलब यहाँ पे शक्ति के केंद्र के रूप में स्थापित करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन सी वजह है, ऐसे कौन से कारक हैं, रीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यूरोपीय संघ दुनिया की राजनीति में शक्ति का एक केंद्र है जो दुनिया की राजनीति को प्रभावित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन आप आई होप समझ गए होंगे और 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लॉजिकली 2-3 बातों को याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि दुनिया में किसी भी देश और संगठन को कोई भी शक्तिशाली 2-3 ही कारक बनाते हैं, 2-3 रीजन बनाते हैं। आइदर वो आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो, आर्थिक रूप से मतलब पैसा उस देश के पास आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो। अगर वो आर्थिक रूप से पैसा है उसके पास, उसकी इकोनॉमी सबसे बड़ी है, तो आर्थिक रूप से शक्तिशाली है, तो दुनिया की राजनीति को प्रभावित करेगा। नहीं तो उसके पास टेक्नोलॉजी हो, तकनीकी रूप से शक्तिशाली हो, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो कि दुनिया में ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी किसी के पास ना हो, तो वो पावरफुल होगा। उस टेक्नोलॉजी का यूज वो मिलिट्री और साइबर में, स्पेस में यूज करेगा, स्पेस अंतरिक्ष में यूज करेगा, सेना में उस टेक्नोलॉजी का यूज करेगा। ऑटोमेटिकली उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो देश क्या बन जाएगा या वो संगठन क्या बन जाएगा, पावरफुल बन जाएगा। नहीं तो आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो, नहीं तो तकनीकी रूप से शक्तिशाली हो, नहीं तो सैन्य रूप से शक्तिशाली हो, मतलब उसकी मिलिट्री इतनी पावरफुल हो, इतनी बड़ी हो, इतनी एडवांस मिलिट्री हो कि ऑटोमेटिकली उसको दुनिया का एक पावरफुल देश या संगठन बना दे, है ना। तो आर्थिक, तकनीक, सैन्य, उसके अलावा, या नहीं तो उसका दुनिया की राजनीति में मतलब यही दो तीन फैक्टर्स मैं कंसीडर करता हूं, आर्थिक, तकनीकी और सैन्य। ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जो किसी देश को दुनिया की राजनीति में सत्ता के केंद्र बनाते हैं। आप इस 3 फॉर्मेट में ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि कोई भी संगठन, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, आसियान हो, दुनिया में वो सत्ता का केंद्र कैसे है, सत्ता का केंद्र का मतलब शक्तिशाली केंद्र कैसे है, तो शक्ति, कोई भी देश या संगठन शक्तिशाली तभी बनेगा जब उसके पास पैसा हो, या आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो, टेक्नोलॉजी हो, तकनीकी रूप से शक्तिशाली हो, या मिलिट्री हो, मिलिट्री उसकी एडवांस हो, सैन्य रूप से एडवांस मिलिट्री हो, सैन्य रूप से वो एडवांस देश हो, तभी वो शक्तिशाली होगा, अदरवाइज उसकी फिर कोई नहीं सुनेगा।
दुनिया की राजनीति में कोई उसका महत्व नहीं रहेगा। यही फैक्टर्स आप देख सकते हैं अमेरिका में, यूएसए में। यूएसए आर्थिक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा देश, टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा एडवांस देश है, और सैन्य में भी उसकी सेना दुनिया के हर देश, दुनिया के हर कोने में। यही तो यूएसए को एक वैश्विक राजनीति में शक्तिशाली देश बनाता है। यही यूएसए के साथ फ्रांस के साथ भी है, यही अगर मैं कहूँ तो चाइना के साथ भी है। चाइना भी टेक्नोलॉजी में एडवांस हो रहा है, आर्थिक रूप से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है, और सैन्य रूप से भी वो एडवांस बन रहा है। यही रशिया के पास है, यही हम इंडिया भी इसी रास्ते की ओर आगे बढ़ रहा है ना। और संगठन में देखो तो यूरोपियन यूनियन में दुनिया के सबसे विकसित देश यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश है, मतलब आर्थिक रूप से वो शक्तिशाली हैं। यूरोपियन यूनियन टेक्नोलॉजी के रूप में भी सबसे शक्तिशाली है, और सैन्य रूप में भी यूरोपीय संघ जो है काफी शक्तिशाली देश है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं यही फैक्टर्स हैं जो यूरोपीय संघ को एक शक्तिशाली देश बनाते हैं, या दुनिया की राजनीति में या वैश्विक राजनीति में सत्ता के समकालीन केंद्र के रूप में स्थापित करते हैं। आई होप आप इस पॉइंट को, इस फॉर्मेट को समझ गए। अगर आप इस फॉर्मेट को समझ जाते हैं सो यहां से आप क्या कर सकते हैं कि इसी फॉर्मेट के बेस पर, इसी चार्ट के बेस पर आप अपने क्वेश्चंस को, आंसर्स को लिख सकते हैं। तो आंसर लिखने का तरीका क्या होगा स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको आंसर लिखने का तरीका पता होना चाहिए जब भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो। तो यहाँ पे पूछ रहा है ऐसे कौन से कारक हैं जो यूरोपीय संघ को वैश्विक राजनीति में सत्ता के समकालीन केंद्र के रूप में स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे एग्जामिनर को कि यूरोपीय संघ है क्या। तो फैब 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना के लिए maastricht संधि हुई, और यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में हुई। आपने यूरोपीय संघ बता दिया कि यूरोपीय संघ क्या है। अब आप बताएंगे कि यूरोपीय संघ कैसे शक्तिशाली है। तो निम्नलिखित आर्थिक, राजनीतिक, तकनीक और सैन्य, अभी मैंने बताया यही फैक्टर्स, इन्हीं कारक से आर्थिक, राजनीतिक, तकनीक और सैन्य कारक यूरोपीय संघ को वैश्विक राजनीति में सत्ता का वैकल्पिक केंद्र बनाते हैं, या सत्ता का शक्तिशाली, वैश्विक राजनीति में शक्तिशाली संगठन बनाते हैं। कौन से कारक? आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी और सैन्य। जरा वन बाय वन सारे पॉइंट्स को देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 4 मार्क्स का सेपरेट या 2 मार्क्स का सेपरेट क्वेश्चन हर कारक पे भी आ सकता है कि आर्थिक, यूरोपीय संघ को ऐसे कौन से आर्थिक कारक हैं जो यूरोपीय संघ को सत्ता का या शक्तिशाली संगठन बनाते हैं, ऐसे कौन से आर्थिक कारक हैं, 2 मार्क्स। तो आपको ऐसे लिखना है, या 4 मार्क्स में पूछ ले कि ऐसे कौन से आर्थिक कारक हैं जो यूरोपीय संघ को शक्तिशाली देश बनाते हैं, तो आपको ये 5 पॉइंट्स लिख के आ जाने, ठीक है। और ऐसे 6 मार्क्स में एज अ होल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आप उन सभी कारक या रीजंस को बताइए जो यूरोपीय संघ को एक शक्तिशाली देश बनाते हैं, दैट इज आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी और सैन्य। आर्थिक में क्या क्या है जरा देख लेते हैं। 2005 में यूरोपियन यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, और इसकी जीडीपी जो थी, सकल घरेलू उत्पाद, $12 ट्रिलियन से अधिक थी, जो कि अमेरिका से अधिक थी। और आज की डेट में भी एज अ संगठन यूरोपियन यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो इसका मतलब आर्थिक रूप से तो यूरोपीय यूनियन दुनिया का एक मजबूत देश है, शक्तिशाली देश है, और जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होगा वो दुनिया, जिसके पास पैसा है वो दुनिया की राजनीति को प्रभावित करेगा। कॉमन सेंस की बात है। तो आप एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद दूसरा, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो का वैल्यू अमेरिकी डॉलर से अधिक है। मतलब अगर मैं बताऊं तो $1 में आपको राइट नाउ 83 या 84 रुपीज मिलते हैं, वहीं पे 1 यूरो में आपको 100 मोर देन 100 रुपीज मिलते हैं। तो देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन की जो यूरो करेंसी है उसकी वैल्यू डॉलर से भी अधिक है, और जिस करेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी इकोनॉमिक पावर भी ज्यादा होगी, आर्थिक शक्ति भी ज्यादा होगी, है ना। तो यही फैक्टर भी यूरोपीय यूनियन को एक सत्ता के केंद्र के रूप में स्थापित करता है। विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना अधिक है। मतलब दुनिया में अगर 100 रुपए का व्यापार होता है टोटल, तो 3 गुना अधिक है। मतलब और उसमें 100 रुपए के व्यापार में अगर फॉर एग्जाम्पल अमेरिका दुनिया में 100 रुपए का ट्रेड करता है 100 रुपीज का, तो यूरोपियन यूनियन 3 गुना मतलब 300 रुपीज का ट्रेड करता है दुनिया में के व्यापार में। तो ये भी क्योंकि व्यापार में उसकी भागीदारी यूरोपीय संघ की अमेरिका से ज्यादा है, तो ये भी एक आर्थिक कारक बनता है जो यूरोपीय संघ को दुनिया का एक शक्तिशाली केंद्र या शक्तिशाली संगठन के रूप में स्थापित करता है। यूरोपीय यूनियन की आर्थिक ताकत का असर एशिया और अफ्रीका के देशों पे भी पड़ता है। मतलब यूरोपियन यूनियन जो है एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ भी ट्रेड करता है, और एशिया और अफ्रीका के जो देश हैं वो दुनिया के
कह सकते हैं कि एशिया और अफ्रीका दुनिया का सबसे बड़ा मतलब दुनिया के बड़े कॉन्टिनेंट महाद्वीप में से एक है और दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है एशिया और अफ्रीका का मार्केट। जो बाजार है, देशों का जो बाजार है, एशिया और अफ्रीका के देशों का जो बाजार है, वो दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। और यूरोपीय संघ जो है एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ अच्छा खासा व्यापार करता है। इसका मतलब अच्छी खासी आमदनी यूरोपीय संघ की एशिया और अफ्रीका के देशों से होगी। आमदनी का मतलब इनकम अच्छी होगी, रेवेन्यू सोर्स अच्छा होगा और जितना ज्यादा रेवेन्यू सोर्स अच्छा होगा, इकोनॉमिक शक्ति उतनी बढ़ेगी और जिस देश की और संगठन की इकोनॉमिक शक्ति जितनी ज्यादा बढ़ेगी, वो देश सत्ता का उतना बड़ा पावरफुल केंद्र बनता जाएगा। डब्ल्यूटीओ का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि दुनिया का एक ऐसा संगठन है जो दुनिया के में होने वाले व्यापार पर नजर बना के रखता है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ क्या है? दुनिया में होने वाले व्यापार, जितने भी देशों के बीच में ट्रेड हो रहा है, उसके ऊपर अपना एक नजर बना के रखता है। और उस इतने बड़े संगठन में भी यूरोपीय संघ की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब यूरोपीय संघ अपनी दादागिरी चलाता है इसमें कुल मिला के। सो इतने बड़े संगठन में अगर यूरोपियन यूनियन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, तो जाहिर सी बात है यूरोपियन यूनियन की आर्थिक शक्ति ज्यादा है और आर्थिक शक्ति जिसके पास होगा, सत्ता का केंद्र भी उसी के पास होगा, दुनिया की राजनीति को प्रभावित करेगा। दूसरा फैक्टर है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक भी यूरोपीय संघ को एक शक्तिशाली देश बनाते हैं। कैसे? जरा इसको भी समझ लेते हैं। यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य देश जो है फ्रांस, वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश है। अब सुरक्षा परिषद चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक इंपॉर्टेंट संगठन है। फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि सुरक्षा परिषद एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा संस्था है जो दुनिया की राजनीति को प्रभावित करती है और उसमें फ्रांस जो है परमानेंट मेंबर है। और फ्रांस के पास एक स्पेशल पावर है सुरक्षा परिषद में, वीटो पावर। तो वीटो पावर का इस्तेमाल, ये सब बात हम चैप्टर नंबर 4 में करेंगे फिलहाल, क्योंकि फिर एक टॉपिक अलग हो जाएगा। फिलहाल आप ये बात, इतनी बात ध्यान में रखिए। जब हम चैप्टर नंबर 4 कर लेंगे और जब आप दोबारा इसको रिवीजन करने के लिए यहाँ पर आएंगे, तो ये आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। फिलहाल आप इसको बस एक तरीके से नजर में रखिए कि हाँ, ये भी एक बात है, जो ये भी एक फैक्ट है जो यूरोपियन यूनियन को एक शक्तिशाली या सत्ता के केंद्र के रूप में स्थापित करता है। यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश फ्रांस है, जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश है। और सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश होने के नाते यूरोपियन यूनियन अमेरिका सहित विश्व के सभी देशों की नीतियों को प्रभावित कर सकता है, ये क्षमता रखता है। एक पॉइंट आप बस इसको नजर में रखिए, बाद में जब चैप्टर नंबर 4 कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है। इससे पहले आपको ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। यूरोपियन यूनियन का विश्व के विभिन्न मुद्दों जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, गरीबी आदि के समाधान में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव रखता है। भाई, दुनिया में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और गरीबी बढ़ती जा रही है और इतनी गरीबी, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है। इस समस्या का समाधान विदाउट यूरोपियन यूनियन के जितने भी सदस्य देश हैं, उनके कंट्रीब्यूशन के बिना इन समस्याओं का हल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश दुनिया के सबसे विकसित और अमीर देश हैं। भाई, गरीबी का समाधान करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा इन्हीं के पास है। आतंकवाद और आतंकवाद से लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी और पैसा और फोर्स चाहिए, ये भी यूरोपियन यूनियन के पास है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो गैस ज्यादा कम रिलीज करती हो ताकि वातावरण गर्म ना हो, ये भी किसके पास है? यूरोपियन यूनियन के पास है। तो भाई, दुनिया की इन प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए आपको यूरोपियन यूनियन के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। और जिस संगठन की जरूरत आपको पड़ेगी दुनिया की समस्याओं का समाधान करने के लिए, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई बात है, उसमें कोई ना कोई उसके पास पावर है, उसके पास कोई ना कोई चीज है जिससे कि दुनिया के समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो ऑटोमेटिकली वो यूरोपियन यूनियन को एक, ऑटोमेटिकली क्या है कि वो उसको एक इस्टेब्लिश करा है कि यस, यूरोपियन यूनियन इज इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यूरोपियन यूनियन दुनिया के देशों के लिए, दुनिया की या विश्व राजनीति के लिए इंपॉर्टेंट है। और यही चीज यूरोपीय संघ को क्या बनाता है? सत्ता का केंद्र दुनिया की राजनीति में। उसके बाद टेक्नोलॉजी फैक्टर देख लेते हैं कि कैसे यूरोपियन यूनियन को एक शक्तिशाली देश बनाता है। यूरोपियन यूनियन संचार और अंतरिक्ष तकनीक में, संचार मतलब वही टेलीफोन, सैटेलाइट्स, इन सब, अंतरिक्ष का मतलब सैटेलाइट्स, इन सब के मामले में विश्व का एक अग्रणी संगठन है। अग्रणी का मतलब दुनिया में कम्युनिकेशन और इंटरनेट या स्पेस टेक्नोलॉजी का जितना भी एडवांस वर्जन है वो यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के पास है और उनमें से वो आगे है। तो अब जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी वो पावरफुल होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या लाता है? पैसा। और पैसा लाएगा तो आर्थिक शक्ति बढ़ेगी और जिसके पास आर्थिक शक्ति बढ़ेगी तो वो पैसे को री इन्वेस्ट करेगा टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी और आर्थिक शक्ति दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे किसी भी संगठन और देश की शक्तिशाली बनाने में। चाइना के साथ यही है, आप देख सकते हैं
चाइना टेक्नोलॉजी में एडवांस होता जा रहा है तो आर्थिक रूप से भी एडवांस होता जा रहा है, और वो आर्थिक रूप से भी जितना एडवांस होगा टेक्नोलॉजी रूप से भी वो उतना एडवांस होगा, मतलब ये एक दूसरे के साथ कोरिलेट है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन के साथ भी वही आर्थिक रूप से शक्तिशाली है, तकनीकी रूप से उसके पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, अंतरिक्ष और संचार टेक्नोलॉजी है। सो जाहिर सी बात है वो एक शक्तिशाली देश दुनिया की राजनीति में रहेगा। सैन्य कारक, सैन्य फैक्टर्स पे, मिलिट्री फैक्टर्स भी जो यूरोपियन यूनियन का दुनिया की राजनीति में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में स्टैब्लिश करता है या सत्ता के केंद्र के रूप में स्थापित करता है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं तो वो भी देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन की संयुक्त सेना, संयुक्त सेना का मतलब 27 कंट्रीज की अलग अलग सेना को अगर हम जोड़ दें, मतलब 27 कंट्रीज, हर एक कंट्री की अपनी मिलिट्री को, अगर सभी मिलिट्री को जोड़ दे तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना बन जाती है वो, जो उसको एक बड़ा मिलिट्री फोर्स बना देता है। जाहिर सी बात है यूरोपीय संघ दुनिया का एक बड़ा पावरफुल संगठन बन ही जाएगा। यूरोपियन यूनियन का जो सैन्य खर्च है, टोटल 27 मेंबर्स मिलकर अपनी सेना पे जितना खर्च करते हैं, अमेरिका के बाद दुनिया में वो दूसरे स्थान पर है, मतलब सबसे ज्यादा अमेरिका अपनी सेना पे खर्च करता है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश अपनी फोर्स पर, अपनी सेना पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, और सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे इसका मतलब वो मिलिट्री के वेपन्स पे खर्चा करेंगे, एडवांस एडवांस वेपन्स पे खर्चा करेंगे, अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज बनाएंगे। सो ये सब यूरोपियन यूनियन को फिर ऑटोमेटिकली सैन्य रूप से शक्तिशाली बनाएगा। यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश, एक सदस्य देश जिसका नाम फ्रांस है, उसके पास लगभग 335 परमाणु हथियार हैं, और आपको पता है जिसके पास आज की डेट में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर वेपन है, ऑटोमेटिकली वो दुनिया का एक पावरफुल देश है। और यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य देश जिसका नाम फ्रांस, उसके पास अच्छे खासे परमाणु न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो भी एडवांस न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ऑटोमेटिकली अगर यूरोपियन यूनियन के किसी एक मेंबर पे खतरा होगा तो फ्रांस सबसे पहले आके उसको प्रोटेक्ट करेगा। सो ये यूरोपियन यूनियन को एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्टैब्लिश करते हैं और दुनिया की राजनीति में एक शक्तिशाली देश बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है, यूरोपियन यूनियन के फ्रांस, जर्मनी और इटली, यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य देश है फ्रांस, जर्मनी, इटली, सैन्य रूप से शक्तिशाली देश हैं, और इन तीनों चारों देशों के पास हथियार बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी भी है। ऑलरेडी मैंने अभी मेंशन कर दिया है, एडवांस टेक्नोलॉजी भी है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो यूरोपियन यूनियन को, कौन कौन से फैक्टर्स, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, तकनीकी कारक, सैन्य कारक, ये 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन को दुनिया की राजनीति में, वैश्विक राजनीति में सत्ता का, दुनिया की राजनीति में, वैश्विक राजनीति में सत्ता का वैकल्पिक केंद्र के रूप में स्थापित करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, और आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया होगा तो आप दोबारा इसको एक बार रिपीट करके सुन सकते हैं, डेफिनेटली आपको ये समझ में आएगा। और आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उन जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मैं उनको सॉल्व करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Don't forget to like, share and subscribe with your friends. Thank you.